आमदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आज 14 तारीख है मार्च की और इस वक्त आप प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत पर आने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिलाते चलें कि आप इस नशरियात को जहां टेलीविज़न चैनल पर देख रहे हैं, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे और हर खबर से बाखबर भी रहेंगे। 10 बजे तक इस नशरियात को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जहां पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबर से आपको बाखबर करेंगे बल्कि दिल्ली के अंदर आज का दिन क्यों इंतहाई अहम माने जा रहा है, आने वाले 2 दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आलमी बाजार के अंदर और आलमी दुनिया के अंदर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है उस पर भी आपको बाखबर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उम्मीद है कि 10 बजे तक आप मुकम्मल हमारा साथ देंगे। 9:45 पर आप और हम बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। तीसरे पड़ाव पर जब आएंगे एक बार फिर हम आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुंचाने की एक छोटी सी लेकिन मजबूत कोशिश ज़रूर करेंगे। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और सबसे पहले बात करते हैं कि 14 तारीख को माजी ने क्या कुछ सबक हमें पढ़ाया है और उस सबक को दोबारा से याद दिलाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने गौहर कुछ है। बहुत शुक्रिया गौहर ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में तारीख के हवाले से बात करेंगे कि आज की तारीख में क्या कुछ हुआ है, यानी कि 14 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या हुआ है। आज 14 तारीख है और 1883 में अजीम माहिर इक्तिसादियात कार्ल मार्क्स का इंतकाल हो गया है। और आज ही के दिन 14 मार्च 1914 में सर्बिया और तुर्की ने अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन 14 मार्च 1926 में लातीनी अमेरिका मुल्क कोस्टारिका में ट्रेन हादसे में 248 अफराद हलाक और 93 जख्मी हुए हैं। और साल 1931 में यानी कि आज ही के दिन 14 मार्च 1931 में भारत की पहली बात करने वाली फिल्म अलमारा बॉम्बे में दिखाई गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 14 मार्च 1955 में शहजादा महिंदर नेपाल का बादशाह बन गया है। और आज ही के दिन 14 मार्च 1965 में इजरायली काबीना ने मगरबी जर्मनी के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक किया है। और आज ही के दिन 1976 में अमेरिका ने नेवाडा में जौहरी तजुर्बा किया है, वो आज ही का दिन था। और साल 2004 में आज ही के दिन 14 मार्च को चीन में निजी इमलाक को कानूनी हैसियत देने के लिए आईन में तरमीम की गई है। तो ये थी तारीख में कुछ अहम बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, सबसे पहले ज़रा आशियाने की खबर करते हैं, क्योंकि आशियाना जब जलता है तो सबसे बड़ी मुसीबत यही आती है। और ये खबर हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि रात देर गए कल श्रीनगर शहर के भटमालू इलाके के अंदर रात देर गए आग की होलनाक वारदात हुई है। और इस आतिशज़दगी के नतीजे में कई मकान जो है वो नजर आतश हुए हैं और आशियाने जो है वो सब के सब बिखर चुके, जल चुके। और अगर आसपास की बात करें तो सबसे पहले मकामी आबादी सामने आई, उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने कई घंटों की मशक्क़त के बाद इस ख़तरनाक आग को काबू में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जवान इसमें कल ज़ख्मी हुए हैं। शेख हमजा कॉलोनी भटमालू के अंदर आग की होलनाक वारदात हुई है और उसी आग की होलनाक वारदात के दौरान यानी उसको बचाते बचाते, उस आग को बुझाते खबर इस वक्त सामने आ रही है कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक जवान मोहम्मद एहसान जो सबसे आगे इस वक्त लगा हुआ था कि इस आग को बुझाया जाए, जो लोग अंदर हैं उन्हें निकाला जाए और अगर कुछ बचा सकते हैं उनकी जायदाद में से उसको बचाया जाए, तो उसको इंजरी हुई है। उसका राइट हैंड और उसके हाथ, उनके दोनों हाथों पर जो है वो शदीद ज़ख्म लगे हैं। शेख हमजा कॉलोनी के आग के अंदर जो कल शेख दाऊद कॉलोनी के अंदर जो कल यहाँ पर ये आग लगी है जी भटमालू के अंदर, मकामी आबादी ने भी इसको बचाने की भरपूर कोशिश की और कई घंटों की मशक्क़त के बाद तकरीबन 11
बजे के आसपास ये आग नुमा हुई है और 12-12:30 बजे भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अमला वहां पर लगातार लगा हुआ था ताकि और ये आग ना फैले। अब आपको याद होगा, जिन्होंने बटमालू एरिया को देखा होगा उन्हें इस बात का इल्म होगा कि पास पास में मकान है और पास पास में मकान होने की वजह से कितनी भयानक सूरत हाल पैदा हो सकती थी अगर इस पर बर वक्त कार्रवाई नहीं की जाती। बर वक्त कार्रवाई हुई और कहीं ना कहीं जो और आशियाने थे वो जलने से बचे हैं। तस्वीर आपके सामने है रात 11 बजे जो आग की होलनाक वारदात शहर श्रीनगर के बटमालू इलाके के अंदर हुई है। जी हाँ नाजरीन, तकरीबन 11 बजे के करीब गुज़श्ता रात 11 बजे के करीब एक मकान से अचानक जो वहाँ से रिपोर्ट्स मिले हैं कि एक घर से अचानक आग नमूदार हुई जिसने देखते ही देखते तकरीबन 10 के करीब मकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके साथ ही जब फायर एंड इमरजेंसी महकमे को इतला दी गई तो वो वक्त पर वहाँ पर पहुँचे हैं और जिसके साथ ही वो काफ़ी मशक्क़त के बाद ही उन्होंने इस आग पर काबू पा लिया। लेकिन आग की इस वारदात में करोड़ों लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। कई घर जो है वो तबाह हो गए हैं। तकरीबन 1 दर्जन के करीब 10 के करीब माना जाता है कि 10 के करीब जो मकान है वो तबाह हुए हैं, जिसके साथ साथ ही कई घर भी वो उसकी जद में आ गए हैं। कई फैमिलीज़, कई लोग रात के 11 बजे के करीब ये हमजा कॉलोनी बटमालू इलाके में ये आग नुमादार हुई। इस सिलसिले में जब आग बुझाने के दौरान एक फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला है उनमें से एक एहलकार वो आग बुझाते बुझाते लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए वो भी जख्मी हुआ है। उनके दोनों हाथों पर चोटें भी आई है। चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा रियासती हदबंदी की करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर हदबंदी का अमल कहां पर पहुंचा है और किस पड़ाव पर अब हदबंदी कमीशन ने अपने काम को पहुंचा है, उससे आपको बाखबर करते हैं। और खबर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी ये है कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी के मामले पर हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सामने रख दी है और अब ये रिपोर्ट यानी हदबंदी की जो नई रिपोर्ट है वो अवामी तासरात के लिए अवामी डोमेन में रख दी गई है और 6 दिन का वक्त दे दिया गया है। यानी आज से 6 दिन तक अवाम जो है वो इस पर एतराज़ात कर सकते हैं। तहरीरी तौर पर उन्हें कह दिया गया है कि 21 मार्च तक अगर कोई ऑब्जेक्शन हदबंदी कमीशन को लेकर है तो 21 मार्च तक वो वहां पर पहुंचा सकते हैं। पैनल जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। कमीशन, जैसे हमने पहले ही आपको कहा था कि क्राइटेरिया है जी, उस क्राइटेरिया को भी पूरा करेगा। 21 मार्च तक अवाम यानी पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां, सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या अवामी सतह पर जो भी रद्द-ए-अमल देना होगा 21 तारीख शाम 4 बजे तक वो रद्द-ए-अमल जो है वो दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद 28 और 29 तारीख 2 दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हदबंदी कमीशन होगा। यानी पूरा कमीशन रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में ये जो कमीशन है 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेगा। 28 तारीख को कश्मीर, 29 तारीख को जम्मू, ये फिलहाल टेंटेटिवली बनाया गया है। और अगर आप आज की जो आवाम के सामने इसका रिपोर्ट रखी गई है, इसमें 5 लोकसभा सीटों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। यानी SC ST के लिए जो है खदशा था कि शायद किसी सीट को SC ST के लिए रिजर्व किया जाएगा, जिस तरीके से नई असेंबली सेगमेंट्स उनके साथ जोड़ दी गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 16 असेंबली सीट्स पर मुश्तमिल जो है वो इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। 13 रिजर्व की गई हैं जम्मू सूबे के अंदर, यानी असेंबली की 13 सीटें रिजर्व होंगी सिर्फ जम्मू के अंदर। इस तरीके की बात जो है वो कमीशन की इस रिपोर्ट में इब्तिदाई तौर पर सामने आई है। डिसेंट नोट यानी जो एतराजी नोट 3 मेंबरान पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडरों की तरफ से दिया गया था, उस पर कमा को कुछ काम जरूर किया गया है। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। और हमारे जरा जो हमें बता रहे हैं, जो हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी है, कमीशन का मानना है कि उन्होंने पूरा मामला जो है वो फाइनलाइज कर दिया है और अवामी डोमेन में बाज़ाब्ता तौर पर गैजेट के जरिए से उसको रख दिया है। और अब 21 मार्च शाम 5 बजे तक, मैंने 4 बजे तक बोल रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूं जी, 5 बजे तक आप अपनी सजेशन जो है वो कमीशन के सामने रखेंगे और कमीशन उसके बाद जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा 2 दिन का। कमीशन ने कोई भी लोकसभा की सीट इंक्रीज नहीं किया, यानी 5 जो लोकसभा की सीट्स है वो 5 ही रहेंगी, उसमें छठे का कोई भी मामला नहीं आया। कुछ हलकों की तरफ से इस तरीके की बात जो थी वो कही जा रही थी।
और इसी तरीके से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी एससी नहीं है, एसटी नहीं है, न एससी है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, न एससी और ना ही एसटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई है। ताहम 9 सीटें जो है वो एसटी के लिए कर दी गई हैं लोकसभा के अंदर, अपनी असेंबली के अंदर, ये बात आप याद रखिएगा। 7 सीटें जिन्हें रिजर्व किया गया है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, वो जम्मू रीजन के अंदर होगा रामनगर जो उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद कठुआ साउथ जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है, रामगढ़ जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का है, बिश्नाह, सुचीतगढ़, मड, अखनूर जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट के हैं, इन्हें फिलहाल इन 7 की 7 को एससी के अंदर जो है वो रिजर्व कर दिया है। ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है वो रिजर्व कर दी गई है एससीज के लिए। आपको याद होगा कि कुछ बातें मेंबरों की तरफ से कही गई थी, जैसे जुगल किशोर ने कुछ नाम तब्दील करने की बात कही थी, फारूक अब्दुल्ला वाली पैनल लेड टीम ने एतराज़ी खड़ा किया गया था। थोड़ी बातें जो है वो हर तरफ से मानी गई है, दोनों तरफ से कमीशन ने थोड़ा फीडबैक लेकर आगे चलने की कोशिश जो है वो की है। अब कमीशन ये भी कह रहा है कि जो कमीशन का मानना है कि एक पब्लिश किया गया है जी गैजेट ऑफ इंडिया, जिसमें ये नोटिफिकेशन दे दी गई है, और ये गैजेट जो है वो डिस्पोजल पे रख दिया गया है जी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर्स हैं उनके पास रहेगा, ताकि उनके पास भी जो फीडबैक होगा वो भी वो देते रहेंगे। और जब हम कमीशन की बात करते हैं तो आप तहरीरन सेक्रेटरी डिलिमिटेशन कमीशन, अशोका होटल, 50B, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 5 बजे तक 21 मई तक तहरीरन भी भेज सकते हैं। अगर आप जाकर वहां जमा करना चाहते हैं वो भी, तो जमा करने के लिए याद रखिएगा सेक्रेटरी डिलिमिटेशन कमीशन, मारिफत, अशोका होटल, 50B, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, 5 बजे तक मार्च 21 की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। और डिलिमिटेशन कमीशन, अब आपको याद रखिएगा, थोड़ा माजी में भी याद रखिएगा, लास्ट कमीशन हमारे पास कब आया था जिसने काम किया था, डेट वाज 94, 95 और 96 में चुनाव हुआ था। लेकिन 94, 95 का जो कमीशन था उसने काफी हिचको ले खाए, ऊपर नीचे हुआ, मेंबरान भी चेंज हुए। बहरहाल 94, 96 के कमीशन में भी जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी हुकूमत नहीं थी, बल्कि सदर राज था, बराह रास्त सदर हिंद गवर्न कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया और इस तरीके से उन्होंने 76 से सीटें बढ़ाकर 87 कर दी, और जम्मू सूबे की जो 32 सीटें थी उसको 37 तक लाया था। ये 94, 96 की बात है। और कश्मीर सूबे जहाँ पर 42 सीटें थी उसको 46 पर लाया था। लद्दाख के अंदर 2 सीटें थी, उसको 4 करने की बात रखी थी। यह 94, 96 के कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं। जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला वाली हुकूमत मार्ज वजूद में आई सन 96 में, और 2002 में उन्होंने नई हदबंदी पर पाबंदी आयद कर दी। मुल्की सतह पर कुछ मामला चले। बहरहाल जब रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई तो सबसे दूसरा बड़ा काम जो था वो हदबंदी का था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपने इख्तिताम की ओर जा रहा है। अब जराया, जो पॉलिटिकल जराया, जो सियासी पंडित है, सियासी पंडितों का मानना है कि जिस टाइमलाइन के साथ और जिस क्रोनोलॉजी के साथ कमीशन अपना काम कर रहा है, तो ये बात तय है कि रवा साल के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों के अंदर अंदर इंतखाबी दंगल जो होगा वो मुकम्मल होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात को मुकम्मल करने की बात भी कही जा रही है। दफ्तर खारजा, वजारत दाखिला के जो आला तरीन अफसर है और जो जराया हमारे बता रहे हैं, उनका मानना है कि हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है और मुनासिब वक्त और मुनासिब फैसले भी लिए जाएंगे। लेकिन सियासी पंडितों ने जो पेशन गोई की है वो ये है कि नई असेंबली का वजूद जो होगा वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आखिर तक बनता हुआ हमारे सामने होगा, जिसके बाद कई अहम बड़े फैसले उस नौमुंतखबा यूनियन टेरिटरी की असेंबली को लेने होंगे, जिनके इख्तियारात काफी कम है। बहरहाल ये तो बात थी जनाब डिलिमिटेशन की। फटाफट से आज आपकी नजरें दिल्ली पर मरकूज क्यों है उससे भी आपको बाखबर करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि पार्लियामेंट का दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। बजट इजलास का दूसरा पड़ाव आज से शुरू हो रहा है और आज के दिन पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई अहम तरीन काम होने जा रहा है दोपहर 12 बजे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर सालाना बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। और याद रखिएगा इसको 31 मार्च से पहले ही पास आउट करना होगा, तब जाकर ये काम आगे करेगा। फिलहाल ये तीसरा
कंटिन्यूस बजट होगा जो लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा और पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। आखिरी बजट जो जम्मू कश्मीर का पेश हुआ था, जब जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी, तो डॉक्टर रसीद द्राबू थे जिन्होंने उस वक्त पेश किया था। उसके बाद हुकूमत रही नहीं, 2 हिस्सों में रियासत तकसीम हुआ। तब से लेकर या तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और उसके फौरन बाद लोकसभा से एक के बाद एक बजट जो है वो आता रहा। और आज सालाना बजट का तखमीना क्या कुछ होगा और बजट के अंदर क्या कुछ है, तफसील के साथ आपको बताएंगे। गौहर कुछ है, लेकिन दोपहर 12 बजे हम कोशिश करेंगे कि बराह रास्त आपको लोकसभा भी लिए चले जहां पर निर्मला सीतारमण खिताब करेंगे। लेकिन क्या कुछ हो सकता है, बताएंगे गौहर आप। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज पार्लियामेंट बजट सेशन का जो दूसरा मरहला है वो आज से शुरू हो रहा है। वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के हवाले से बजट का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की जानिब से साल 2022-23 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा और माना जाता है कि आपको बता दें ये भी चले कि ये तीसरा जो बजट है 5 अगस्त 2019 के बाद ये तीसरा बजट है जो बराह रास्त पार्लियामेंट से ही पेश किया जा रहा है। और इस आज के इस बजट सेशन में माना जाता है कि तकरीबन 1 लाख करोड़ जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश होगा, इसकी उम्मीद की जा रही है आज ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। यानी आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए निर्मला सीतारमण सामने रखने जा रही है। याद रखिएगा साल 2020-21 के लिए हमारा जो आउटले था यूनियन टेरिटरी का, डेट वाज 1.01 लाख, 1.01 लाख रुपया था हमारे पास बजट एलोकेशन, जिसको बाद में और भी बढ़ा दिया गया था। बहरहाल 2021-22 के अंदर 1.08 लाख से भी बढ़कर जो हमारे पास 22-23 का बजट जो है वो सामने आ रहा है। तो बहरहाल उम्मीद करें कि ये जो बजट एलोकेशन आज रखी जाएगी इसमें सिर्फ बजट ना हो बल्कि बजट से मुंसलिक जो दीगर मामलात और अमूरात हैं जिनमें मुलाजमत एक बड़ा फैक्टर रहेगा, उस पर किस तरीके से आज निर्मला सीतारमण अपना तखमीना पेश करेंगी और क्या कुछ कहेंगी वहाँ पर। और फिर मेम्बरान कानून साजिया के अंदर जब बहस इस मामले पर होगी वो इस पर रद्द अमल किस तरीके से करेंगे, आपको पल पल का अपडेट आज पूरे दिन करेंगे लोकसभा से जब ये बजट वहाँ पर पेश की जाएगी। लेकिन दिल्ली के अंदर आज बजट पेश हो रही है तो जम्मू कश्मीर के बड़े अफसर भी पिछले 3 दिन से लगातार वजारत खजाना और वजीर खजाना के आसपास दिख रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो फाइनेंशियल कमिश्नर भी हैं वो यहाँ पर मौजूद है दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पिछले 3 दिन के दौरान मशावरत की है। और मशावरत के दौरान इस बात का खुलासा जो पेश किया जा रहा है, जो ज़राया हमें बता रहे हैं, जिस तरीके से मनसूबाबंदी हो रही है कि सरमायाकारी हो, उस सरमायाकारी की रिफ्लेक्शन आज के बजट के अंदर हो सकती है। कौमी एजुकेशन पॉलिसी को वसी तर करने के लिए और उसके जो चीज़ें हैं, जो फ़ायदे हैं वो आवाम तक पहुँचे, इस सिलसिले में भी एजुकेशन सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स की बातें जो है वो ज़राया हमें बता रहे हैं। हेल्थ सेक्टर से लेकर और रोड्स एंड बिल्डिंग्स तक भी कई अहम तजवीज़ें और कई अहम प्रोग्राम आज दरदस लिए जा सकते हैं जो बजट के अंदर होंगे, जिसको बाद में मंजूरी भी दी जाएगी। यानी 12 बजे आज बाद दोपहर प्रोग्राम के शेड्यूल के मुताबिक जो ऑलरेडी लोकसभा की तरफ से तहरीर किया गया शेड्यूल है उसके मुताबिक आज निर्मला सीतारमण दोपहर 12 बजे जम्मू कश्मीर का सालाना मीज़ानिया पेश करने जा रही है, जिसके बाद ये खाका हमारे सामने होगा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंसूबा किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बात जनाब दिल्ली की हो रही है तो फटाफट से आपको वजीर दाखिला अमित शाह की भी बड़ी खबर से आपको बाखबर बताते हैं और बाखबर करते हैं, क्योंकि अमित शाह का दौरा जम्मू मुतवक्का है और उस दौरे जम्मू से कबल वजारत दाखिला के अंदर आला सतही इजलास भी हो सकता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले लिए जाने की इम्कान है, क्योंकि वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू का दौरा कर रहे हैं जहाँ पर वो CRPF एहलकारों के साथ वो उनका खिताबी हो सकता है। और आपको बताते ये चले कि वादी और उधमपुर में जिस तरह से खालिया धमाके हुए, उधमपुर में चंद रोज़ी कबल जहां धमाके में एक शख्स की हलाकत और 14 जख्मी, उससे पहले लाल चौक अमीराकदल श्रीनगर में भी दो अफराद की मौत हुई है, जिसमें एक लड़की और एक मुअम्मर शख्स शामिल है, जबकि 36 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद पंचों और सरपंचों को निशाना बनाया है जिला कुलगाम के अंदर भी, और साथ ही साथ खुरमू श्रीनगर में एक सरपंच को निशाना बनाया गया है। उसके साथ साथ एक CRPF एहलकार को भी निशाना बनाया। उसको लेकर जम्मू कश्मीर में जो ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला की सदारत में एक आला सतही मीटिंग होगी और माना जाता है कि पंचों, सरपंचों और फोर्सेज एहलकारों पर हमले और भीड़ भाड़ वाले मकामात पर ग्रेनेड धमाकों का
वजीर वजारत दाखिला जो है, वजीर दाखिला वो उन्होंने इसका संगीन नोटिस लिया है और आज इस सिलसिले में एक आला सतही मीटिंग होने वाली है। एक के बाद एक पंच और सरपंच की हिलाकत के साथ साथ फौजी जवानों को या छुट्टियों पर जा रहे थे, आपको याद होगा खाक के अंदर एक फौजी जवान की लाश, उसके बाद साउथ कश्मीर के अंदर सीआरपीएफ के जवान की लाश मिलने के बाद वजारत दाखिला के अंदर भी हलचल तेज हो रही है और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर काबू रखने के लिए और वहां का जायजा लेने के लिए जहां आला सतही इजलास को तलब किया जा रहा है, वहीं पर इस इजलास को जहां सिक्योरिटी सलामती सूरत हाल के साथ देखा जा रहा है, वहीं पर आने वाले दिनों में जो यात्रा है अमरनाथ यात्रा, उसे किस तरीके से आसान तरीके से इख्तिताम तक पहुंचाया जाए और जनूबी और शुमाली हिस्सों में किस तरीके से हालात पर निगरानी रखी जाए, उस पर भी गुफ्तगू की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब वज़ीर दाखिला साहब कब जा रहे हैं, तो रवा हफ्ते के दौरान सीआरपीएफ का राइजिंग डे है और इस बार सीआरपीएफ के राइजिंग डे के मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला होंगे और इस राइजिंग डे की खुसूसी तकरीब, मरकजी तकरीब जो है वो जम्मू के एमएएम स्टेडियम के अंदर मुनक्किद होने जा रही है, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह जवानों के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ ने दिल्ली के बजाय श्रीनगर को चुना है, जम्मू को चुना है, जहां पर अपने राइजिंग डे तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में सरफहरिस्त है और लॉ एंड ऑर्डर और दीगर मामलात में भी रियासती इंतजामिया का ताउन कर रही है और यही वजह है कि यहां पर फोरफ्रंट जवानों के साथ वजीर दाखिला हम कलाम हो, उनकी हौसला अफजाई की जाए। इस राइजिंग डे को जम्मू के अंदर मनाने का फैसला लिया और उससे कबल वजारत दाखिला के अंदर आला सतही इजलास होगा, जिसके अंदर सलामती सूरत हाल के साथ साथ आने वाले दिनों में जो मुश्किलात और जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन्हें किस तरीके से निपटा जाए उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। रवा हफ्ते दाखिला वजीर का जम्मू दौरा मुतवक्का है, क्योंकि सीआरपीएफ का राइजिंग डे मनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जहां जम्मू कश्मीर की हम कर रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज यानी कि ज़ुबानों के हवाले से बात हो रही है। जी हाँ नाजरीन, हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद भी सरकारी कामकाज में कोई फ़र्क नहीं आ सका। इस सिलसिले में अब इंतज़ामिया की जानिब से जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इसका संजीदगी से नोटिस लिया गया है। संजीदा नोटिस पार्लियामेंट ने हिंदी, डोगरी, उर्दू, कश्मीरी ज़ुबानों में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के तर्जमे को मंजूरी दी थी। इस सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट में सुस्त रफ्तारी से इस हवाले से काम चल रहा है। उसके साथ साथ ही जहां हुकूमत की यकीन दहानी भी की गई थी कि इस पर काम होगा, लेकिन उसमें ज़मीनी जो अगर हम ज़मीनी सतह पर देखें तो उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है और इस सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट में कामकाज बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। कामकाज में सिर्फ दफ्तरी रिकॉर्ड को नहीं बनाना था, बल्कि आपने उन सभी जुबानों के अंदर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी लाना था, सरकारी वेबसाइट्स को लाना था, जिन जुबानों को ऑफिशियली तस्लीम किया गया लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी किया, जिस ऑर्डर के जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर के अदब नवाज लोगों ने इसका खैर मकदम भी किया था। ताम खदशात अपनी अपनी जगह पर सबको थे, लेकिन उसके बावजूद भी खैर मकदम किया था और इससे यह कहा गया था कि इससे जहां जुबानों को तकवीयत मिलेगी, फौकियत मिलेगी, मजबूत हो जाएगी उनकी फाउंडेशन, वहीं पर दूर दराज इलाकों तक भी रसाई सरकार की अपनी जुबान में पहुंच सकती है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू अंग्रेजी उन्हें नहीं आती है, तो उनके पास वेबसाइट होती तो वो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करते। जो उर्दू कश्मीरी को जानते हैं वो उर्दू कश्मीरी में देखते, जो डोगरी में अपने ऑर्डर्स को देखना चाहते थे वो डोगरी में उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती। और यही वजह है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के लगातार हुक्मनामे को भी बलाए ताक जो है वो रखा जा रहा है और अभी तक भी जुबानों के ऑफिशियल होने के बावजूद भी कोई बड़ा कदम देखने को नहीं मिला है जो विजिबल हो अवाम के सामने। हो सकता है सरकारी फाइलों के अंदर कोई बात हो। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हमारे साथ हिलाल हांजूरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है जब ज़बानों की बात करते हैं, क्योंकि ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है और अभी तक सरकारी तौर पर हम देख रहे थे कि अंग्रेजी जुबान को एक फ़रोग दिया गया था। जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स है वो भी अंग्रेजी में है, साइन बोर्ड्स तक हमारे अंग्रेजी में लगे रहते थे। उसके बाद एक चलन हमने देखा था कि जो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर मिनिस्टर्स बैठे थे, कमिश्नर्स बैठे थे, तो वो उर्दू
उर्दू की तख्तियां अपने बोर्ड के बाहर लगा रहे थे। अब हालात बदले हैं, मामला बदल चुके हैं अगस्त की उस तारीख के बाद, तो कई ज़ुबानों को सरकारी तौर पर अब एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है। लेकिन जो हम खबर बता रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट तो हो गया है, सरकारी मोहर तो लगी है, लेकिन खजाने से जो बाकी काम होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या हम ये समझे कि ये जो पूरा मामला है ये अभी वहीं पर है, जीरो पड़ाव पर है, जहां पर इसको पार्लियामेंट ने शुरू किया था? बिल्कुल गौहर, कोई शक नहीं है कि इसमें अभी तक जो हमें मालूमात पता चल रहे हैं उसके मुताबिक ये जो जुबानों का इंदराज है या नई जुबानें, इसमें रीजनल लैंग्वेज को ऐड किया गया था। अपार्ट फ्रॉम उर्दू और जो अंग्रेजी इससे पहले सरकारी जुबान हुआ करती थी, ऐसा लग रहा था कि इससे रसाई काम लोगों को, चाहे जम्मू का डोगरा हो, कश्मीर का उर्दू या कश्मीरी जानने वाला हो या अंग्रेजी में महारत रखने वाला, लेकिन ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि सिर्फ अंग्रेजी में ही चलती। जुबान सिर्फ एक कम्युनिकेशन एंगल को देखते हुए ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि लोगों का मानना था, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब आप लैंग्वेज का पालन करते हैं तो उससे उस समाज की, उस इलाके की जो कल्चर है उसकी प्रिजर्वेशन होती है। तो इस वजह से यहाँ पर भी इसे ख्याल को मद्देनजर रखते हुए लैंग्वेज को सरकारी जुबानों के अंदर ऐड किया गया था। लेकिन जब आप आज सरकारी दस्तावेज से लेकर सरकारी वेबसाइट्स तक देखेंगे तो वहां आप अंग्रेजी के सिवा कुछ भी नहीं देख पाओगे। हाँ, कुछ एक जगह पर, कुछ एक वेबसाइट्स में आप हिंदी जो है पाओगे, लेकिन ना कहीं डोगरी है, ना कहीं कश्मीरी है और ना ही कहीं पर उर्दू का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार के अंदर मैं क्या कर रहा था, दिल्ली सरकार के अंदर ऐसा लग रहा था कि कहीं अंग्रेजी में भी है और उसके साथ साथ भी है और उसके साथ साथ जो है उर्दू में भी है। लेकिन कश्मीर के अंदर जहां उर्दू हो, कश्मीरी हो या उसके साथ साथ डोगरी हो, ये रीजनल लैंग्वेज अगरचे यहाँ पर सरकारी जुबानों के अंदर ऐड भी किए गए हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजात से लेकर सरकारी वेबसाइट्स तक, सरकारी फाइलों तक कहीं पर भी इसका इदराज नजर नहीं आ रहा है। एक और चीज, यहाँ पर जितने भी अफसर साहिबान हैं उनमें बेशतर ना ही उर्दू जानते हैं, ना ही कश्मीरी जानते हैं और ना ही डोगरी जानते हैं। नतीजा ये है कि वो भी मुनहसिर हो गए हैं अब अंग्रेजी पर ही, क्योंकि ऐसे अफसरान की जो एजुकेशन है वो भी ज्यादातर अंग्रेजी में ही हुई है। नतीजा ये हुआ कि अब उर्दू, हिंदी और डोगरी के साथ साथ कश्मीरी जो है ये महज एक रस्म रह गई है कि ये सरकारी जुबान है या सरकारी जुबानों के साथ से ऐड किया गया है, जबकि जमीन स्तर पर इसका फल जो है ना ही यहाँ के समाज को मिलता है, ना ही कैनल के उस पार समाज को मिलता है। नतीजा ये है। अच्छा जी, इसमें हमने ये भी देखा, ये तो ओवरऑल व्यू है, लेकिन जब हम सरकारी तौर पर देखते हैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब का हिदायतनामा था, उसके बाद हमने देखा कि कुछ अफसरों को अपॉइंट किया गया कि जनाब अब आपने ये काम देखना होगा, आपने ट्रांसलेशन करना होगा, हसास रिकॉर्ड को भी आपने महफूज बनाना होगा रीजनल जुबानों के अंदर। लेकिन बहुत देर कर दी, बेवफा आते आते ऑर्डर तो आया था लेकिन इंप्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं है। देखिए गौर, इससे पहले भी जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उनकी जानिब से भी इस तरह का जो है स्टेटमेंट और ऑर्डर आया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि रस्म के तौर पर ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, इस तरह के ऑर्डर्स, जमीन पर कोई इंप्लीमेंटेशन इसका नजर नहीं आ रहा है। मैं 10 दिन पहले की बात करता हूं कि एक इंतखाब जो हम पटवारी से लेते थे, कश्मीर के अंदर ज्यादातर ये उर्दू में हुआ करता था, लेकिन आज ये फॉर्मेट जो है पूरा अंग्रेजी में है। आज कहीं पर उसका उर्दू में नामो निशान नहीं है। मैं 10 दिन पहले की ही बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जम्मू के अंदर भी है कि न डोगरी कहाँ वहीं पर है, जो वहां की शनाख्त है, वहां की कल्चर की अक्कासी करता है, वहां के समाज की अक्कासी करता है, वहां पर भी डोगरी नहीं है। उनकी हिंदी में भी बहुत कम चीजें देखने को मिल रही है। ज्यादातर जो है जो भी कम्युनिकेशन सरकारी स्तर पर होता है वो अंग्रेजी स्तर पर होता है। सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से वक्तन फवक्तन बयानात भी देती है, ऑर्डर्स भी जारी करते हैं, टाइम बाउंड भी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये सारी चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। फिलहाल 9:05 का वक्त हुआ चाहता है, पहला पड़ाव यहाँ पर हमें रोकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक है जी। कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या रिपोर्ट सामने रखी है और कहां पर वो रिपोर्ट छपी है, आप कैसे उस पर एक्सेस कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि साल से यारकंदी श्रीनगर के अंदर रह रहे थे, लेकिन अब उनकी रिहाइशगाह तब्दील हो रही है, उनके एड्रेस तब्दील हो रहे हैं, क्यों ये बात हो रही है सामने वो भी बताएंगे। बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल में आगजनी के बाद अभी की ताज़ा तरीन खबर क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और बातें भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं।